जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ संविधान में मैंने पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे और मैंने कहा भी था कि क्रमबद्ध तरीके से हम चलते चलेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे थे आपने अभी तक उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसमें 2 क्वेश्चन कौन से हैं कैसे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में जाके जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसको का जवाब दें। तो मैं आज आप लोगों को संविधान के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, प्रस्तावना के बारे में और प्रस्तावना को क्या कहते हैं और प्रस्तावना आई कहाँ से। तो प्रस्तावना भारत जो संविधान है उसका अंग है या नहीं है, इसके बारे में सारी सूचनाएं बताऊंगा। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज बात करते हैं हम किस पर, संविधान की उद्देशिका पर। आपने ऊपर देख लिया होगा कि संविधान की उद्देशिका को ही हम कहते हैं प्रस्तावना, ठीक है। उद्देशिका को ही दूसरे नाम से किससे जानते हैं, प्रस्तावना। तो मैंने ये एक कॉलम में डाल रखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये है, इसे पूरा बोलते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और समर्पित करते हैं। इसकी ये हो गई आपकी प्रस्तावना, ठीक है। इस प्रस्तावना में है क्या कि हम भारत के लोग हैं, तो हम क्या हैं, हम भारत के लोग का महत्व क्या है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत में संविधान में वो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बताऊं आप लोगों को कि जो मैंने अभी बताया 26 नवंबर सन 1949, अभी मैंने बोला हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और इसमें बोला लास्ट में कि 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत करते हैं। तो जो संविधान की प्रस्तावना थी वो कब रखी गई, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। एक क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो अंग है या नहीं है संविधान का, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने डाला है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। क्या क्वेश्चन बना, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। तो इसमें क्या हुआ कि ये थे एक इनरी बेरुवारी ने क्या किया, 1946, यहाँ कुछ 1946 थी, 1 मिनट में आपको बता दूं। चलो कोई नहीं, यहाँ था सन 1960 में इनरी बेरुवारी। तो सन 1960 के बाद उच्चतम न्यायालय ने आधारित किया कि यह संविधान का अंग नहीं है, उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अंग नहीं है। अब इसकी अगर हम बात करें
तो उद्देश्य का प्रस्तावना का संविधान अंग नहीं है। अब जब संविधान का अंग नहीं है ये, तो संविधान के अंदर है क्यों, और संविधान के अंदर आई कहाँ से, कैसे और किस व्यक्ति ने रखा। तो बात करें इसकी तो यहाँ होता है कि तथापि जहाँ संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है, अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है, अगर संविधान के निर्माताओं की बात की जाए, जो निर्माण किया संविधान का, जिसने विचार रखे, तो विचार जो रखे और निर्माताओं थे, तो उनका क्या था, इनके विचारों को जानने की क्या है, एक कुंजी है। कुंजी किसे कहते हैं, लॉक, ताला है। ठीक है, ये क्या है, कुंजी है। परंतु क्या हुआ कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के सन 1976 में इन्होंने प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में अपने पूर्ण निर्णय को उलटते हुए, मतलब कि जो निर्णय था उसे पलट दिया। जो निर्णय लिया था कि ये संविधान का अंग नहीं है, और ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के थे सन 1976 में, इन्होंने क्या किया कि इसे पलट दिया कि नहीं भाई ये अंग है। तो कैसे, मैं पूरा बता देता हूं कि प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में अपने पूर्ण निर्णय को उलटते हुए यह मत दिया कि उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इन्होंने कह दिया, अभिन्न अंग किसने लागू कर दिया, किसने लागू कर दिया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो केरल राज्य के थे और केशवानंद भारती थे। ठीक है, 1976 में। इसके बाद बात आ जाती है कि जो संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, और संविधान संशोधन में कुछ शब्द जोड़े गए थे जो प्रस्तावना में दिए हुए हैं, प्रस्तावना में हैं। तो एक संशोधन होता है 42वां संशोधन, संविधान 42वां संविधान संशोधन होता है, और ये 1976 में कब होता है, 1976 में संविधान संशोधन होता है, और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इनके द्वारा क्या जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, और 3 शब्द कौन कौन से थे, वो 3 शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, क्या था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संशोधन के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ, 3 शब्द तो आपके हैं सार्थक। ठीक है, 3 शब्द आपके सार्थक हैं, कौन कौन से, एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, और ये जो और शब्द है वो एक निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, अर्थ नहीं है इसका कोई और शब्द का। तो किन 3 शब्द कौन कौन से हुए आपके सार्थक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और लगा दिया बीच में, इसलिए और क्या है, निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब बात आती है सबसे पहली कि प्रस्तावना में आता है, मैंने लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष। ठीक है, और सबसे पहला है कि हम भारत के लोग। ठीक है, पहले लाइन क्या है कि हम भारत के लोग। ये उद्देश्य का या प्रस्तावना का आरंभ है, मतलब कि आरंभ में, मतलब कि शुरुआत में, ये पहली लाइन है। पहली लाइन क्या कहती है हमारी, जो पहली लाइन है, तो पहली लाइन कहती है कि हम भारत के लोग। ठीक है, जो हम भारत के लोग, ये जो जोड़ा गया है, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना में डाला गया है, तो ये क्या है, इसे कहते हैं बी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसे क्या कहते हैं, बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से हुई है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, हम भारत के लोग जो जोड़ा गया है वो कहाँ से, बी द पीपुल ऑफ इंडिया से, और इस शब्द से हुई है। ठीक है, आरंभ हुआ है इस शब्द से। अब बात करें इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। क्या है, भारत की जनता, वहीं समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है, समस्त बिंदुओं का क्या है, केंद्र बिंदु भी है, और संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में ही निहित है। किस में निहित है, जनता में ही निहित है। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो आगे क्या है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है संपूर्ण प्रभुता संपन्न। क्या है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न है क्या,
संपूर्ण प्रभुता संपन्न है कि उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र होगा। क्या होगा? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उद्देशिका के अनुसार भारत एक कैसा राष्ट्र होगा, उद्देशिका के अनुसार भारत एक कैसा राष्ट्र होगा, तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य होगा। कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र होगा। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा कि किसी भी विदेशी सत्ता शक्ति के अधीन नहीं होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई, प्रस्तावना आई कहाँ से? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं वीडियो में बताऊंगा कि प्रस्तावना कहाँ से आई और कहाँ से ली गई। ठीक है, तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई? प्रस्तावना आपकी ली गई थी अमेरिका से। कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। और अगर प्रस्तावना के भाषा की बात करें हम, प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा क्या है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है आपकी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात कर लें आगे, तो प्रस्तुत किसने किया इसे? जो प्रस्तावना डाली गई ऑस्ट्रेलिया से ली गई, तो इसे प्रस्तुत किसने किया? चलिए, तो प्रस्तुत किया आपका, जो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने किया 13 दिसंबर सन 1946 में। कब किया? 13 दिसंबर सन 1946। और इसकी अगर हम बात करें तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, इसको प्रस्तावना को अपनाया गया था, प्रस्तुत किया गया था, संविधान को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब बात करें आगे, तो आगे मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन समझाऊंगा। एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं और फिर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं थोड़ा, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। चलिए, तो ये एक प्रस्तावना है, मैंने अभी क्या बताया, ये एक प्रस्तावना है। और प्रस्तावना आपका 26 नवंबर सन 1949 को ईस्वी में आए थे। ठीक है, इसका उद्देशिका का उद्देश्य संविधान में अंग है। पहला क्वेश्चन क्या था? क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो इन री बारी ने क्या कहा था 1960 में कि उच्चतम न्यायालय में यह धारित किया गया कि उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये धारित होने के बाद तथापि जहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक आता है, यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है, एक एक पॉइंट समझते जाना। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, और इसी में से ही क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, किस में से होंगे? इसी में से ही क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो किंतु केशवानंद, एक व्यक्ति आते हैं केशवानंद, भारतीय बनाम केरल के थे, केरल राज्य के। 1976 में क्या कहते हैं कि इसके प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णय को उलटते हुए यह मत दिया कि उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और इन्होंने कहा कि संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। ठीक है, उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। अगर एक संविधान में संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन जो होता है सन 1976 में, इनमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। और 3 शब्द जोड़े जाते हैं आपके, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। और 3 शब्द में जो सार्थक होते हैं, सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले। ठीक है, मैंने हिंदी की भी वीडियो में मैंने सार्थक निरर्थक शब्द बताए हैं, हिंदी भी मैं पढ़ाता हूं, तो हिंदी में मैंने सार्थक एवं निरर्थक शब्द बताए हैं। और सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ ना निकले। तो ये 3 शब्द जो आपके हो गए, सार्थक शब्द हो गए। तो एक शब्द है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये कौन से शब्द हो गए आपके? सार्थक शब्द हो गए। और निरर्थक शब्द हो जाता है आपका और, क्या हो जाता है? और। अब बात कर लें इसकी, तो हम भारत के लोग उद्देश्य का प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोगों से होता है। और ये लिया गया है बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर बात करें तो इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है।
वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है और संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में नीति भी है। ठीक है, अब बात आती है संपूर्ण प्रभुता संपन्न की। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र होगा। ठीक है, कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र होगा। अब बात करें, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में भी किसी विदेशी सत्ता का शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी, तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई? प्रस्तावना आपके अमेरिका से ली गई। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना में जो भाषा डाली गई है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और बात आती है प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? तो प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में और 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। और एक क्वेश्चन और था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो जनता द्वारा जनता तक ले जाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जो संविधान जब बन जाता है और संविधान बनने के बाद जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, और संविधान के जो निर्माता बोले जाते हैं तो वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन, चलिए करते हैं क्वेश्चन क्या क्या हैं देखते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं, पहले साफ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, मैंने अभी कहा क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से मैं अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन बनता है, आप लिखते जाइए, अब साथ साथ मैं आपको यहाँ लिखकर नहीं बताऊंगा, आप लिखते चलिए कि उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस बात में किया गया था। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ उद्देशिका के बारे में बताया था और उद्देशिका के बारे में मैंने बताया कि उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस बाद में किया गया था। तो किस बाद में किया गया था? मैंने बताए थे आपको केशवानंद, मैंने बताया था केशवानंद। केशवानंद कौन थे? केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम थे। इन्होंने क्या किया? केरल राज्य के थे, मैंने अभी लिखाया था केरल राज्य। ठीक है, इनको श्रेय जाता है और इन्होंने जो किया था वो किया था सन 1973 में। ठीक है, कब किया? 1973 में। अब इसी प्रस्तावना से एक क्वेश्चन और बनता है, कहता है कि उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका या प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चतम सत्ता किस में निहित है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बना? उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चतम सत्ता किस में निहित है। तो किस में निहित है? हम भारत के लोग। किस में निहित है? हम भारत के लोग। और ये क्वेश्चन आपके मैं PCS सन 2007 में ये क्वेश्चन आया था, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल दे रहा हूँ, आप नोट्स करना चाहें तो नोट कर लें। क्वेश्चन एक बार बोल रहा हूँ कि उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चतम सत्ता किससे निहित है। तो हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और कहता है कि संपूर्ण प्रभुता संपन्न, मैंने अभी एक पढ़ाया था, संपूर्ण प्रभुता संपन्न पढ़ाया। संपूर्ण प्रभुता संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? अभी मैंने ये बताया भी था कि क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, दूसरे पर निर्भर नहीं है। अभी मैंने बताया था ये चीज़, और मैंने जो बताया था संपूर्ण प्रभुता संपन्न जो बताया था, उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र होगा।
इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता शक्ति के अधीन नहीं होगा। ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और इसी से ही क्वेश्चन बन गया क्या कि संपूर्ण प्रभुता संपन्न शब्द का शब्द का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ होगा, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही भाव क्या है। मैंने अभी बताया था हम भारत के लोग अखंड धर्म निरपेक्ष वाला जो बताया था, उसी में मैंने बताया कि एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही भाव क्या है। तो सही भाव क्या होगा, भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत का क्या है, कोई धर्म नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको आंसर देना है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। एक क्वेश्चन मैंने कहा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। मैंने क्वेश्चन ये बताया था थोड़ी देर पहले। तो जो आत्मा कहा गया है भारतीय संविधान की, तो वो आत्मा है आपकी क्या, प्रस्तावना। क्या है, प्रस्तावना, और इसे ही कह देते हैं क्या, उद्देशिका। ठीक है, इसे ही कह देते हैं उद्देशिका। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहीं से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है। एक बार और बता देता हूँ क्वेश्चन, लिखते चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है। ठीक, तो कहाँ की गई है, मूल अधिकारों नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्यायों में। कहाँ की गई है, मूल अधिकार नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य के अध्यायों में की गई है। ठीक है, अभी तक ये आपकी प्रस्तावना पूरी नहीं हुई है। और इससे पहले अभी मैं आपको बताऊं, अगली जो वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा प्रस्तावना का मेरा ये प्रस्तावना का ये है आपका पार्ट 1। कौन सा है, पार्ट 1। और प्रस्तावना का पार्ट 2 लेकर आऊँगा मैं आगे, समाजवादी से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये आगे मैं समझाऊँगा अगली वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए यहीं तक। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी हैं, पढ़ाया अच्छा जा रहा है, तो आप लोग शेयर करते चलिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग परिवार को बड़ा नहीं कर रहे हो, वहीं के वहीं रुके हुए हो। जितने लोग आ गए उतने लोग टिक गए, बाकी के तो भाई बुलाओ, जोड़ो लोगों को। जुड़ेंगे नहीं हमसे तो पता कैसे लगेगा, हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।